गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई विश आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर हम 11th 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री को कंप्लीट कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर चाहे आपके पास अगर मैं 11th और 12th स्टैंडर्ड की रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ, चाहे तुम्हारे पास हो हमारी कौन-सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे मेरे पास हो मेरी फिज़िकल केमिस्ट्री हो, चाहे मेरे पास हो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, हम तीनों केमिस्ट्री को यहाँ पे क्या करने वाले हैं डिटेल में सिस्टमैटिक वे में समझने वाले हैं, उनके रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं या उनसे जो क्वेश्चन अभी तक जो पूछे जा चुके हैं, हम उनका उनका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाऊँगा। अच्छा, दूसरी बात जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ क्या है कि जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में हैं और जो नेक्स्ट ईयर के लिए जेईई या नीट का कॉम्पिटिशन लिखने वाले हैं, मैं उनको सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनके आंसर राइटिंग के अंदर भी हेल्प करूँगा कि अगर मान लीजिए सीबीएसई आप लोगों से कुछ इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछती है, तो आपको उसको कैसे वहाँ पे अप्रोच करना है, कैसे वहाँ पे उसका डिटेल में आंसर लिख पाते हो, ये मैं सारी चीज़ें आपको इसी चैनल के ऊपर मैं बताने वाला हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो वीक पॉइंट जो कहाँ पे निकल के आता है कि उनको कांसेप्ट तो बहुत सारे पता होते हैं, लेकिन एक कॉन्साइज़ वे में आंसर राइट एक कॉन्साइज़ वे में वो क्वेश्चन को रिप्रेजेंट नहीं, मतलब आंसर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, ऑन द पेपर नहीं कर पाते। तो दैट्स व्हाई हम कुछ ऐसे ही वाहियात चीज़ें लिख देते हैं, दैट्स व्हाई अपने क्या होते हैं, नंबर कट जाते हैं। तो हम उसके रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं सबसे पहले मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं 12th स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड का पेपर है और टाइम भी कम है। तो मैं वहाँ से ये चीज़ों को क्या करने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आइए, देखिए, हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है आपके पास? सॉल्यूशन। चैप्टर का जो नाम है आपके पास क्या है? सॉल्यूशन। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को समझने से पहले अपन लोग चलते हैं कौन-सी क्लास में? 9th क्लास में। कौन-सी क्लास के अंदर चल रहे हैं? 9th क्लास में। 9th क्लास के अंदर हम अपन लोगों ने पढ़ा था कि अपन लोग किसके अंदर रहते हैं? एक यूनिवर्स के अंदर। हम लोग किसके अंदर रहते हैं? एक यूनिवर्स के अंदर रहते हैं और ये जो यूनिवर्स है मेरा 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक तो होता है मेरे पास क्या? मैटर, और दूसरी जो चीज़ होती है, क्या होती है मेरे पास? एनर्जी। एक तो मैटर होता है और दूसरी जो चीज़ होती है, क्या होती है मेरे पास? एनर्जी होती है। मैटर के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ मैटर के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ, तो मैटर के रिस्पेक्ट में अपन को पता है, मैटर के बारे में हमें पता है कि मैटर क्या चीज़ होती है। मैटर वो चीज़ होती है जिसके पास क्या होता है, आपके पास मास होता है और जो आपके पास ऑक्यूपाई करे, क्या ऑक्यूपाई करे आपके पास? स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसी को ही हमने क्या बोला था, वहाँ पे मैटर बोला था। इस मैटर को थोड़ा-सा मैंने और भी जाके डेप्थ में जब स्टडी किया तो मुझे पता चला कि ये मैटर जो होता है एक्चुअली में तुम्हारे पास कैसा पार्टिकल होता है, एक टाइनी पार्टिकल होता है। कैसा पार्टिकल होता है तुम्हारे पास? ये एक टाइनी पार्टिकल होता है और इस टाइनी पार्टिकल को जब मैंने और भी डेप्थ में जब स्टडी किया तो मुझे पता चला कि ये जो टाइनी पार्टिकल जो है एक्चुअली में मेरे पास क्या होता है, मेरा एक क्या होता है हमारे पास, ये एक हमारा एक एटम होता है। बोलो यहाँ तक की बातें समझ में आती हैं? उसके बाद क्या किया था, उस 9th क्लास के बाद हमने क्या किया था कि हमने मैटर का क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। मैटर का क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को जो मैंने क्लासिफाई किया था, तो मैटर को मैंने हमने 2 पार्ट्स में इनको क्लासिफिकेशन किया था। पहले पार्ट्स के अंदर क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट और सेकंड जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। ये हमने क्या किया था, वहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ किसके रिस्पेक्ट में? फिजिकल स्टेट के रिस्पेक्ट।
सबसे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, फिजिकल स्टेट में। फिजिकल स्टेट क्या कहती है समझने की कोशिश करना। मेरे पास हमने जब मैटर की फिजिकल स्टेट की जब अपन ने बात की थी, तो फिजिकल स्टेट में हमने मैटर को क्लासिफाई किया था 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी सब्सटेंस को आप सॉलिड कब कहते हैं? किसी भी सब्सटेंस को आप सॉलिड कब कहते हैं? बताइए शाबाश। सॉलिड वही रहा होगा ना जिसके अंदर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल क्या रहने वाला है आपके पास, स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। उसी चीज को ही मैंने क्या बोला था वहां पे, सॉलिड बोला था कि मान लीजिए ये दो दो पार्टिकल हैं, ये जो पार्टिकल है तुम्हारे पास कैसे पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है। कैसे पैक्ड है मतलब क्लोजली पैक है, क्लोजली पैक रहे होंगे तो मतलब इन पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगने वाला है वो आपके पास क्या रहा होगा, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा। अगर पार्टिकल के बीच में आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, पार्टिकल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स दैट वहां पे जो स्पेस जो रहा होगा बिटवीन द पार्टिकल्स क्या रहा होगा आपके पास, कम रहा होगा। मतलब सॉलिड को मैंने बोला था कि पार्टिकल के बीच में ऐसे जो पार्टिकल जिनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहने वाला है आपके पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल क्या रहने वाला है आपके पास, स्ट्रॉन्ग रहने वाला। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल क्या रहने वाला है आपके पास, स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। मतलब यहाँ पे जो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल रहा होगा, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल क्या रहा होगा आपके पास, लेस रहा होगा। उसी को ही मैंने क्या बोला था, सॉलिड बोला। वहीं लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड के बारे में बोला था कि पार्टिकल के बीच में क्या आ जाए, थोड़ा सा गैप आ जाएगा। थोड़ा सा गैप मतलब क्या ये आपको ये वाला स्पेस दिखाई दे रहा है, ये स्पेस क्यों अराइज हुआ होगा, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया होगा, वीक हो गया होगा। किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू सॉलिड। मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द पार्टिकल क्या हो गया, वीक हो गया। किसके कंपेयर में, सॉलिड के रिस्पेक्ट में। जैसे कि मान लेते हैं ये हमने देखा था कि सॉलिड कुछ इस तरह, पार्टिकल के कुछ इस तरह से प्रेजेंट थे। जैसे ही थोड़ा सा गैप आया, मतलब पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या दिखाई दिया आप लोगों को, क्या वीक दिखाई दिया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के रिस्पेक्ट में वीक हो गया, मतलब स्टेट क्या हो गई आपके पास, चेंज हो गई, वो किसके अंदर चला गया आपके पास, लिक्विड स्टेट के अंदर चला गया। अगर मैं गैस के रिस्पेक्ट में बात करूं, गैसियस के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो गैस के रिस्पेक्ट में हमने बोला था कि पार्टिकल के बीच में जो ये जो स्पेस जो रहने वाला है आपके पास क्या हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा। मतलब क्या, मेरे पास यहाँ पे स्पेस बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। अगर स्पेस इंक्रीज हो चुका है तो मुझे एक चीज बताना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा या बहुत बहुत कम। मतलब सॉलिड के पार्टिकल यहाँ थे, लिक्विड के पार्टिकल यहाँ थे, मतलब गैस के पार्टिकल आपके पास यहाँ चले गए। फोर्स बिटवीन द पार्टिकल क्या हो चुका है आपके पास, फोर्स बिटवीन द पार्टिकल क्या हो चुका है आपके पास, वीक हो गया। किसके रिस्पेक्ट में, सॉलिड और लिक्विड के रिस्पेक्ट में। मतलब मैं कह सकता हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया तुम्हारे पास, वीक एज कंपेयर टू, विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड एंड लिक्विड। उसी को ही अपन क्या बोलते थे, गैसेस बोलते थे। अब इसको एक एग्जांपल से प्रैक्टिकली समझने की कोशिश हम समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास क्या प्रेजेंट है, मेरी आइस प्रेजेंट, अपने पास क्या प्रेजेंट है, आइस प्रेजेंट है। अब मुझे पता है कि आइस जो है तुम्हारे पास कितने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। ध्यान से, आइस बननी स्टार्ट होती है, फॉर्मेशन स्टार्ट होती है कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 0 डिग्री टेम्परेचर पे। वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे कंप्लीटली क्या नहीं हो जाती आपके पास, फ्रीज नहीं हो जाती। आप ये काम घर पे भी करके देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक गिलास लिया, एक गिलास ऑफ वाटर लिया आपने, उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दीजिए। ठीक है, कुछ टाइम के बाद आप नोटिस करोगे कि उसकी जो अपर लेयर रहने वाली है और जो इसकी बॉटम लेयर जो रहने वाली है, वो तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, फ्रीज हो जाएंगी। लेकिन अभी भी उस आइस के बीच में अभी भी क्या प्रेजेंट है आपके पास, लिक्विड प्रेजेंट है। मतलब आइस फ्रीज होना स्टार्ट होती है, मतलब लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट होता है कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 0 डिग्री टेम्परेचर पे। वो कंप्लीटली किसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता आपके पास, आइस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता। अब ये जो आइस जो रही होगी तुम्हारे पास, ये आइस
0 डिग्री सेल्सियस पे क्या वो सॉलिड की तरह बिहेव कर रही होगी? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया, इस आइस को मैं लेके आ गया कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे, मतलब कितने डिग्री टेम्परेचर पे लेके आ गया, 25 डिग्री सेल्सियस पे लेके आया। जैसे मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे लेके आया, क्या ये आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी? क्या ये सॉलिड कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। मतलब क्या आपके पास कुछ ऐसा ही आया होगा? मान लेते हैं इस लिक्विड को मैं लेके गया कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके गया। जैसे मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके गया, जैसे मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके गया, क्या ये अब वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट हो रही है? तो मुझे एक चीज बताना, क्या आप लोगों को यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ये चीज रियलाइज हो रही है, ये चीज फील हो रही है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, 0 से 25, 25 से 100 डिग्री सेल्सियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं आपके पास? क्या वीक होते आ रहे हैं या नहीं होते आ रहे हैं? बोलिए, क्या ये आपको ये चीज़ समझ में आई कि जैसे-जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊँगा, पार्टिकल के बीच में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। क्योंकि हमने थर्मोडायनामिक्स के अंदर एक्ज़ोथर्मिक या एंडोथर्मिक काइंड ऑफ रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं। इक्विलिब्रियम के अंदर भी हमने एक्ज़ोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ी हैं। वहाँ पे हम ली चैटरली प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे थे। तो वहाँ पे देख रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की रेट बढ़ रही है, टेम्परेचर को घटाने से रिएक्शन की रेट डिक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जैसे-जैसे तुम इंक्रीज़ करते जाओगे, उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही थी। वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या होता जा रहा था, डिस्टेंस मेंटेन करता जा रहा था। वो तो थर्मोडायनामिक्स के रिस्पेक्ट में या इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में बात है, मैं तो सिर्फ़ यहाँ के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि जैसे-जैसे आप लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, वैसे-वैसे आपका फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल क्या हो रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा। बोलो यहाँ तक की बातें समझ में आती हैं या नहीं आती? बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। चलिए। आगे चलते हैं। इसी को थोड़ा-सा हम और समझते हैं। देखिए, उसके बाद मैंने क्या किया था, मैटर का जो क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोज़िशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोज़िशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोज़िशन। तो केमिकल कंपोज़िशन पे हमने मैटर को क्लासिफ़ाई किया था 2 पार्ट्स में। एक को तो मैंने वो क्या बोला था, मेरा प्योर बोला था, दूसरे को मैंने क्या बोला था, मेरी मिक्सचर बोला। क्या बोला था? मिक्सचर बोला था। एक को मैंने प्योर डिफाइन किया, दूसरे को मैंने क्या डिफाइन किया? मिक्सचर डिफाइन किया। आइए, सबसे पहले प्योर को समझते हैं, प्योर एक्चुअली में है तो है क्या? बताइए, प्योर से आप क्या समझते हैं? 9th या 10th क्लास में हमने प्योर की एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्योर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। प्योर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके पास सेम सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से क्या होंगे? मेड अप होंगे। प्योर वो चीज़ें होती होंगी जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से क्या होंगी आपके पास बनी हुई होंगी, उन्हीं को मैंने क्या डिफाइन किया था? प्योर डिफाइन किया था। अब मुझे एक चीज़ बताना, अगर मैं बात करता हूँ पानी की, हम घर में कौन-सा पानी पीते हैं? आरओ का पानी पीते हैं। मुझे बताना, क्या ये आरओ का पानी आपके पास प्योर है या नहीं है? क्या ये आरओ का पानी प्योर है या नहीं है? नहीं है। ठीक है। क्या हमारे पास जो ग्लेशियर वाटर है, क्या वो प्योर है या नहीं है? अच्छा, वो भी प्योर नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा, विराट कोहली जो पानी पीता है, ब्लैक वाटर, जो कि आपके पास कहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है? यूएस से इम्पोर्ट होता है या यूके से आता है? मुझे नहीं पता। लेकिन वो बहुत कॉस्टली पानी पीते हैं। क्या वो प्योर है? नहीं सर, वो भी प्योर नहीं है। क्या हमारा टैप वाटर प्योर है? बोले, अरे सर ये कैसी बात कर रहे हो? टैप वाटर तो हाइली इम्प्योर हो रखा है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये जितना भी मैंने वाटर लिखा हुआ है, ये सारा का सारा कैसा है तुम्हारे पास? प्योर इन नेचर। सारा का सारा कैसा है आपके पास? प्योर इन नेचर है। कैसे बात? समझना। देखो, मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। प्योर क्या कहता है? प्योर कहता है कि सच सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी
further which cannot be further differentiate which cannot be further differentiate into their constituent particle by physical method by physical मेथड, उन्हीं को ही अपन क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं। फिजिकल मेथड की अगर मैं बात करूं, सिर्फ फिजिकल मेथड की बात करूं, तो फिजिकल मेथड के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। मैं वहां पे बॉइलिंग कर सकता हूं, मैं वहां पे इवेपोरेशन कर सकता हूं, मैं वहां पे क्या कर सकता हूं, डिस्टिलेशन कर सकता हूं। ये सारे के सारे जो होने वाले मेरे पास क्या होने वाले हैं, फिजिकल मेथड होने वाले हैं। अब इस चीज को ना प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। देखो, हम सभी ने कभी न कभी घरों के अंदर क्या बनाई होगी, मैगी तो बनाई होगी। क्या बनाई होगी आप लोगों ने? मैगी तो बनाई होगी। जब मैगी आप बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? क्या एक कंटेनर के अंदर आप लोग पानी लेते हो? बोलो सर बिल्कुल लिया। क्या आपने इस कंटेनर के अंदर वाटर लिया? अब क्या आप लोग इस वाटर को नीचे से क्या दे रहे थे? हीट दे रहे थे। हीट दे रहे थे तो क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ी होगी? बिल्कुल बढ़ी होगी। वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ी होगी मतलब उसकी एस्केप होने की टेंडेंसी बढ़ी होगी, मतलब कन्वर्जन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की जो प्रोबेबिलिटी जो रही होगी वो इंक्रीज हो गई। ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया तुम्हारे पास किसके अंदर? वेपर्स के अंदर। मुझे बताना, ये जो वेपर थे ये हाइड्रोजन की थी, ऑक्सीजन की थी, ये आपके पास H2O की थी? बोल सर ये तो H2O की थी। तो मुझे एक चीज बताना, जब आप वाटर को हीट कर रहे थे जब आप वाटर को हीट कर रहे थे, क्या वो डिफरेंशिएट हो पाया इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, मतलब हाइड्रोजन प्लस में हाफ ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या वो ब्रेक डाउन हो पाया? अगर हो पाता तो ये जो वेपर जो मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, ये वेपर तुम्हारे पास किसकी होती? हाइड्रोजन की होती या आपके पास किसकी होती? ऑक्सीजन की होती। क्या ये अपने को दिखाई दिया या नहीं दिया? बिल्कुल नहीं है। ये वेपर किसकी हैं? H2O की हैं। तो मुझे बताना H2O क्या हुआ आपके पास? एक प्योर सब्सटेंस हुआ? क्या मैंने फिजिकल मेथड से उसको क्या मैं डिफरेंशिएट कर पाया? नहीं कर पाया। अगर ऐसा कर पाते तो क्या होता? अगर मान लो ऐसा अगर सिचुएशन हो भी जाती कि आप H2O को फर्दर क्या कर सकते थे? डिफरेंशिएट कर सकते थे। किसके अंदर? इनटू देयर कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते थे। तो उससे क्या हो गया? उससे क्या ही होता? समझो, एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? CO2 बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। दैट्स वाई वहां पे अर्थ का धीरे धीरे टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। आप लोगों ने देखा कि गर्मी इस साल बहुत अच्छी पड़ी है ना? तो मुझे बताना, जितना भी पॉल्यूटेंट जो रहा होगा उसको मैं एक ऐसे फिल्टर के अंदर से क्या करता? पास आउट करता। जितना भी पॉल्यूटेंट जो रहे होंगे उनको एक फिल्टर पेपर से, मतलब ऐसा एक फिजिकल मेथड की रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं। उसको मैं ऐसे एक क्या करता, किसी न किसी चीज़ से उसको बॉयल कर, चलो मैंने CO2 गैस ले ली, मैं उसको क्या करना स्टार्ट करता, बॉयल करना स्टार्ट करता। अगर मैं उसको बॉयल कर रहा हूँ तो वो फर्दर डिफरेंशिएट होते तुम्हारे पास किसके अंदर? कार्बन प्लस में ऑक्सीजन के अंदर डिफरेंशिएट होती। कार्बन को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता, ऑक्सीजन किसके अंदर चली जाती? एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती, या पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम दोबारा से मेंटेन हो जाता। अगर ऐसा हो पाता, अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर पाता इनटू देयर कांस्टीट्यूएंट्स पार्टिकल, मैं वो उसकी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। बट अपन ऐसा नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। बट केमिकल मेथड की अगर मैं बात करूँ तो केमिकल मेथड के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि 10th क्लास में आपने एक थर्मल ना सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ी होगी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के आपने 2 टाइप पढ़े होंगे। एक के रिस्पेक्ट में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। दूसरा जो डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा था वो कौन-सा पढ़ा था? थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर अपन लोग क्या कर रहे थे? क्या हाइड्रोजन और मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को ही तोड़ रहे थे, और वहाँ पे अपने पास एनोड और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या हो रही थी? लिबरेट आउट हो रही थी। मतलब मैं उस H2O को फर्दर क्या कर पा रहा था? डिफरेंशिएट कर पा रहा था किसके अंदर? इनटू देयर कांस्टीट्यूएंट्स पार्टिकल। किसके थ्रू? फिजिकल मेथड के थ्रू। केमिकल मेथड के थ्रू हम उसको क्या नहीं कर सकते? डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो मुझे बताना जो मेरे पास जो मेरी
CO2 गैस है या मेरी H2S गैस है या मेरे पास NO2 गैस है, ये सारे के सारे क्या हुए होंगे तुम्हारे पास, क्या प्योर इन नेचर हुए होंगे या नहीं? क्या ये प्योर नेचर, ये प्योर ही रहे होंगे नेचर के अंदर? क्या आप लोगों को प्योर की डेफ़िनेशन थोड़ी-सी समझ में आई कि प्योर एक्चुअली में हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? बोलिए, आगे बढ़ें? बहुत बढ़िया। आइए, उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं अगली जो चीज़ है हमारे पास क्या है? मिक्सचर। अगली जो चीज़ है मेरे पास क्या प्रेज़ेंट है? मिक्सचर। मिक्सचर के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा, मतलब प्योर का क्या होने वाला है, ये अपोज़िट होने वाला है। मिक्सचर क्या कहता है, फर्दर क्या कर सकता हूँ मैं? फर्दर सेपरेट आउट इंटू देयर constituents particle by physical method। मैं उसको फर्दर क्या कर सकता हूँ, सेपरेट आउट कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट कर सकता हूँ किसके अंदर, इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के अंदर। कैसे? एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए मेरे पास क्या प्रेजेंट है, एक शुगर सॉल्यूशन प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट अपने पास एक शुगर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब अगर मैं इस शुगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो ये तुम्हारे पास किससे मिलके बना होगा, शुगर प्लस में H2O से ही मिलके बना होगा। किससे मिलके बना होगा तुम्हारे पास, शुगर प्लस में H2O से मिलके बना होगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल फॉर द शुगर सॉल्यूशन क्या रहने वाले हैं आपके पास, एक तो शुगर रहने वाला है, दूसरी क्या रहने वाली है आपके पास, H2O रहने वाली है। मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या डाल दी है, शुगर सॉल्यूशन डाल दी है। क्या डाल दी है, शुगर सॉल्यूशन डाल दी है, ठीक है? और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नीचे से हीट कर रहा हूँ। तो नीचे से जब मैं इसको हीट कर रहा था, कुछ टाइम के बाद सारा का सारा जो पानी रहा होगा, वो सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा आपके पास, इवेपोरेट हो जाएगा। रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाएगी? रिमेनिंग आपके पास सॉल्यूशन के बीकर के अंदर क्या रह जाएगी? क्या आपके पास शुगर के मॉलिक्यूल्स रह जाएँगे, शुगर्स के पार्टिकल्स रह जाएँगे? मुझे एक चीज़ बताना, क्या आप लोगों ने फर्दर डिफरेंशिएट कर लिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल में बाय अप्लाइंग द फिजिकल मेथड? बोलो, इतनी सी बात समझ में आती है, नहीं आती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इस मिक्सचर को इस मिक्सचर को हमने क्लासिफाई किया हुआ है 2 पार्ट्स में। एक को तो मैंने क्या बोला है, होमोजेनियस बोला है, दूसरे को अपन क्या समझते हैं, हेटेरोजेनियस समझते हैं। एक को तो मैंने क्या कहता था, होमोजेनियस, और दूसरी जो चीज़ होती है मेरे पास क्या होती है मेरी, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होती है। होमोजेनियस की अगर अपन लोग बात करें, होमोजेनियस की बात करें तो होमोजेनियस के बारे में अपने को पता है कि होमोजेनियस वो होते हैं जिसके अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहता है पार्टिकल्स का, या मैं कह सकता हूँ एक कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन रहता है थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब होमोजेनियस क्या हुआ है तुम्हारे पास, एक यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है किसका, ऑफ पार्टिकल्स थ्रू आउट द मिक्सचर। और हेटेरो की बात करें तो हेटेरो क्या रहने वाला है, तो आपके पास नॉट यूनिफॉर्म रहने वाला है। बोलो, इतनी सी बात समझ में आती है? अब मुझे एक चीज़ बताना, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा तो इनके अंदर जो पार्टिकल का जो साइज रहा होगा, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 16 मीटर्स। और इसके अंदर साइज ऑफ द पार्टिकल रहने वाला है ग्रेटर देन हो जाएगा 10 टू पावर, इसके अंदर जो पार्टिकल का जो साइज रहने वाला है क्या हो जाएगा आपके पास, ग्रेटर देन रह हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 16 मीटर से। अब इसको ना प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो समझने की कोशिश कर। मान लीजिए आपके पास क्या प्रेजेंट, एक बीकर पर, और एक बीकर आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट, एक बीकर आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा बीकर आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। मुझे एक चीज बताना, इसके अंदर मैं क्या लेके चला हूँ, क्या लेके चला हूँ, शुगर सॉल्यूशन ले लेते हैं।
क्या ले लिया मैंने इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन और इसके अंदर मैंने क्या ले लिया H2O ले लिया जिसके अंदर मैंने क्या डाल दी है मिट्टी डाल सैंड डाल। अब मैं दोनों पार्टिकल्स को, दोनों सैंपल्स को, दोनों जो भी अपने बीकर के अंदर लिए हैं मैं इनको मिक्स कर रहा हूँ विद द सेम इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताना मुझे एक चीज़ बताना, आपने शुगर सॉल्यूशन मतलब मीठा पानी पीना स्टार्ट किया, कैसा टेस्ट आएगा यहाँ पे? स्वीट आ रहा है। आपका सॉल्यूशन यहाँ पे पहुँचा, कैसा टेस्ट आ रहा है? यहाँ पे स्वीट आ रहा है, यहाँ पहुँचा तो कैसा टेस्ट आ रहा है? स्वीट ही टेस्ट आ रहा है। मुझे एक चीज़ बताना है, क्या कंपोज़िशन आपके पास यूनिफ़ॉर्म है? क्या कंपोज़िशन आपके पास यूनिफ़ॉर्म है? बहुत बढ़िया। मुझे एक चीज़ बताना, यहाँ पे सैंड के पार्टिकल कैसे दिखाई देंगे? बहुत कम दिखाई देंगे। यहाँ पे सैंड के पार्टिकल कैसे दिखाई देंगे? थोड़े से मॉडरेटली ज़्यादा दिखाई देंगे। और मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे सैंड के पार्टिकल क्या दिखाई दिए? सबसे ज़्यादा दिए। क्या कंपोज़िशन यूनिफ़ॉर्म है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बोलो हेटेरो और होमोजेनियस समझ में आया? हम रोटी खाते हैं, तो रोटी के अंदर क्या मम्मी क्या करती है, जब आटा गूँथ रही होती है तो उसके अंदर क्या डाल देती है? नमक डालती है। अब हमपन वो जब रोटी खा रहे हैं तो हमारे पास कभी ऐसा हुआ है हमारे साथ कि यहाँ पे मतलब मान लेते हैं ये मेरी रोटी है, ये मेरे पास मेरी रोटी है, यहाँ पे तुम्हें टेस्ट आए, यहाँ पे आपको टेस्ट ये मान लेते हैं क्या थी अब आपके पास रोटी ही थी? 1 मिनट सॉरी, ये गोल-मटोल रोटी है। मुझे एक चीज़ बताना, क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने रोटी यहाँ से खाना स्टार्ट किया होगा, तो यहाँ पे नमक की कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा दिखाई दी होगी, आपकी रोटी यहाँ पे पहुँच रही है, तो आपको रोटी में नमक का टेस्ट ही नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं होता ना? यूनिफ़ॉर्मली क्या रहता है वो, डिस्ट्रिब्यूटेड रहती है, चीज़ें नहीं रहती हैं। तो रोटी एक्चुअली में क्या है आपके पास एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है? अब यहाँ से मेरे पास अपना जो रियल चैप्टर है क्या सॉल्यूशन, वो स्टार्ट होता है होमोजेनियस में। क्या कहना चाहता है चैप्टर, समझने की कोशिश करो। देखिए, तो सॉल्यूशन कहता है कि इट इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर। ये एनसीईआरटी की लाइन है। इट इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स व्हिच आर नॉन रिएक्टिंग इन नेचर। ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है 2 स्पीशीज़ का, जो कि तुम्हारे पास क्या है, नॉन रिएक्टिंग इन नेचर है। होमोजेनियस मिक्सचर कहने का मतलब क्या है कि आपके माइंड में इंडिकेट होना चाहिए कि यूनिफ़ॉर्म क्या रहने वाली है, वहाँ पे आपके पास कंपोज़िशन यूनिफ़ॉर्म क्या रहने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला किसका, पार्टिकल्स का। ऑफ 2 कंपोनेंट्स, बिल्कुल, सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 2 ही कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। आप ए सिंगल कंपोनेंट्स के रिस्पेक्ट में आप उसको सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। तीसरी जो बात यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की है कि व्हिच आर नॉन रिएक्टिंग इन नेचर। नॉन रिएक्टिंग नेचर को समझने की कोशिश करना। देखो, मान लेते हैं इस कंटेनर के अंदर मेरे पास क्या है, मिल्क। इस कंटेनर के अंदर क्या प्रेजेंट है आपके पास, मिल्क प्रेजेंट है। और मैं इस कंटेनर के अंदर क्या डाल देता हूँ, विनेगर डाल रहा हूँ। मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ, विनेगर डाल रहा हूँ। रिजल्टेंट आपके पास क्या चीज़ निकल के आई? क्या आपके पास एक पनीर निकल के आया? मुझे बताना, क्या आप इस पनीर को सॉल्यूशन बोल पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मिल्क reacted with vinegar and form a न्यू सब्सटेंस। जैसे उसने एक न्यू सब्सटेंस बनाया, मतलब यहाँ पे तो आपकी क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई। और जैसे ही केमिकल रिएक्शन हुई, क्या मैं उसे सॉल्यूशन डिफाइन कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। सॉल्यूशन को होने के लिए आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं क्या होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। मतलब अगर तुम इसी मिल्क के अंदर, इस कंटेनर के अंदर जो मिल्क प्रेजेंट है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, शुगर डाल दी है। इसके अंदर मैंने क्या डाल दी है, शुगर डाल दी है। मुझे बताना, क्या नया प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा?
बिल्कुल नहीं आएगा। मैं तभी इसको क्या कह सकता हूँ, सॉल्यूशन कह सकता हूँ कि ऐसे ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर जो कि तुम्हारे पास नॉन रिएक्टिंग इन नेचर रहे होंगे, तभी मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, एक ये मेरा क्या है सॉल्यूशन। तो इतनी सी बात समझ में आती है। फिर उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर कि उसके अंदर कितने कंपोनेंट सिस्टम है, तुम्हारे पास 2 कंपोनेंट सिस्टम है। अगर मैं इस 2 कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ, तो ये कौन से कंपोनेंट की बात कर रहा है कि मेरा जो सॉल्यूशन जो रहा होगा, मेरा जो सॉल्यूशन जो रहा होगा वो 2 चीज़ों से मिलके बना है। एक तो क्या है मेरे पास सॉल्यूट है और दूसरा जो कंपोनेंट रहने वाला है, क्या रहने वाला है? सॉल्वेंट रहने वाला है। सॉल्यूट की अगर मैं बात करूँ तो सॉल्यूट वो सब्सटेंस होते हैं जो किस अमाउंट में प्रेजेंट रहे होंगे आपके पास लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहे होंगे। और सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूँ तो सॉल्वेंट वो चीज़ रही होंगी जो आपके पास किसके अंदर प्रेजेंट रही होंगी, लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट रही होंगी। अगर कोई चीज़ लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, इट मीन्स दैट उसकी जो कंसंट्रेशन जो रहने वाली कैसे रहने वाली है आपके पास, लेस कंसंट्रेशन रहने वाली है। मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन रही होगी क्या रही होगी, लार्ज रही होगी। क्या रही होगी आपके पास? लार्ज कंसंट्रेशन रही होगी। तो मुझे बताना अगर कंसंट्रेशन भी लेस है, अमाउंट भी लेस है तो मोल्स के नंबर जो रहने वाले हैं सॉल्यूट के अंदर लेस मोल्स आर प्रेजेंट और सॉल्वेंट के अंदर मोर सॉरी लार्ज क्या प्रेजेंट रहे होंगे? लार्ज क्या रहे होंगे आपके पास? मोल्स प्रेजेंट रहे होंगे। बताइए आपको यहाँ तक सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में चीज़ें समझ में आई या नहीं आई? ये हमने सिर्फ सॉल्यूशन समझा है कि एक्चुअली में सॉल्यूशन क्या है। तो एक्चुअली में यहाँ से मेरे को सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बातें समझ में आती हैं कि सॉल्यूशन जो है तुम्हारे पास कैसा मिक्सचर है, आपके पास एक होमोजेनियस मिक्सचर है। कितने कंपोनेंट का आपके पास? सिर्फ 2 कंपोनेंट लिया है क्योंकि हम अपन जब क्लासिफिकेशन करेंगे वहाँ पे भी आपके पास बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी हम सॉल्यूशन की जब डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो वहाँ पे भी आपके पास सॉल्वेंट तो ऑलवेज 1 होने वाला है, लेकिन सॉल्यूट के नंबर ऑफ सॉल्यूट उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ उसको एक 2 कंपोनेंट सिस्टम माना है, एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट आपके पास नंबर ऑफ हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट ऑलवेज क्या रहने वाला है आपके पास? एक ही रहेगा। तो होमोजेनियस मिक्सचर रहने वाला है मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है 2 कंपोनेंट का सॉलिड प्लस में सॉल्वेंट का जो कि नेचर में क्या रहे होंगे आपके पास नॉन रिएक्टिंग रहे होंगे। इफ दे आर रिएक्टिंग इन नेचर अगर वहाँ पे अगर वो रिएक्टिंग इन नेचर रहे होंगे अगर वो रिएक्टिंग इन नेचर रहे होंगे तो वहाँ पे तुम्हारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? पनीर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये अगर यहाँ पे पनीर की फॉर्मेशन होगी तो मुझे बताना क्या मैं इसको सॉल्यूशन बोल पाऊँगा? बिल्कुल नहीं बोल बोल तो आज का जो लेक्चर है अपन यहीं पे फिनिश कर सकते हैं। कल हम फिर से मिलेंगे जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे और कंसंट्रेशन टर्म्स को थोड़ा-सा समझेंगे। अगली जो लेक्चर रहने वाला है आपके पास थोड़ा-सा लेंथी बन जाएगा, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।